कक्षा 12वीं का अध्याय साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। साझेदारी फर्म का समापन या विघटन जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साझेदारी का विघटन क्या होता है। देखो, साझेदारी का विघटन क्या होता है। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। जब साझेदारों के बीच किया गया अनुबंध टूट जाता है और कोई एक साझेदार फर्म से पृथक हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं साझेदारी का समापन या विघटन। उदाहरण के लिए मान लीजिए ABC साझेदार हैं। C व्यापार से निवृत्त हो जाता है या अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी दशा में A और B अपने नए लाभ हानि अनुपात निर्धारित करके उस व्यापार को निरंतर जारी रखेंगे। तो साझेदारी के विघटन की दशा में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। और साझेदारी फर्म का विघटन या समापन, साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में फर्म का कारोबार भी समाप्त हो जाता है। जब सभी साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से फर्म का त्याग कर दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का समापन। ठीक है, अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे फर्म के समापन की विधियां। साझेदारी फर्म के समापन की विधियां, तो इनकी विधियों में जैसे नंबर 1 समझौते द्वारा समापन, कि यदि सभी साझेदार आपस में ये समझौता कर लेते हैं अब हमें फर्म के कारोबार को आगे नहीं बढ़ाना है, फर्म समाप्त हो जानी चाहिए, तो वो स्वेच्छा से फर्म का समापन कर सकते हैं। इसे बोला जाता है समझौते द्वारा समापन। नंबर 2 अनिवार्य समापन, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कंपलसरी डिसॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, किस परिस्थितियों में होगा। मान लीजिए यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो ऐसी दशा में फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। या मान लीजिए आपकी फर्म कोई अवैध व्यापार करती है, ठीक है, जो कि हमारे देश में मान्य नहीं है, तो ऐसी दशा में भी फर्म का व्यापार जो है वो निरस्त हो जाएगा और उसका अनिवार्य समापन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है संयोग द्वारा समापन। संयोग द्वारा समापन या आकस्मिक समापन, मान लीजिए किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में भी फर्म का समापन हो सकता है। ठीक है, या उन्होंने जो पहले से एक नियत अवधि डिसाइड की थी, नियत अवधि जो निश्चित की थी, जब उसका पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात भी इनका फर्म का समापन हो जाता है। या मान लीजिए किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, नियत कार्य की पूर्ति के लिए इन्होंने साझेदारी फर्म बनाई थी और वो कार्य उनका संपन्न हो गया है, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। इसे संयोग द्वारा समापन कहा जाता है। चौथा पॉइंट आता है सूचना द्वारा समापन, कि फर्म के सभी साझेदार एक दूसरे को लिखित में सूचना देकर भी फर्म का समापन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है न्यायालय के द्वारा समापन, न्यायालय के आदेश द्वारा समापन। न्यायालय भी कुछ परिस्थितियों में किसी भी फर्म को समाप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है ना, या मान लो कोई दुराचरण करता है कोई पार्टनर, तो ऐसी दशा में, या फिर यदि कोई साझेदार अपना भाग किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है जो कि साझेदारी नियमों का उल्लंघन है, तो ऐसी दशा में भी न्यायालय उस फर्म को विघटन का आदेश दे सकता है। या फिर मान लीजिए आपकी फर्म लगातार हानि में जा रही है और कोई यदि साझेदार वहाँ न्यायालय में आवेदन देता है कि हमारे फर्म को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में भी परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के समापन में जो खाता बनाया जाता है वो है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता क्या होता है, जब फर्म का समापन हो जाता है तो फर्म की जो संपत्तियां होती हैं, जितनी भी सेलेबल एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ठीक है, इनको मार्केट में बेचा जाता है और इनसे जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, बाहरी दायित्व होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, बैंक लोन हो गए, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनका पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो इसी का लेखा करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। अब हम वसूली खाते में होने वाली प्रविष्टियों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए
संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए क्या प्रविष्टि होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कैश और बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर। ठीक है। नंबर 2, दायित्वों के खाते बंद करने के लिए, दायित्वों के खाते बंद करने के लिए क्या प्रविष्टि होगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 3, संपत्तियों के विक्रय हो जाने पर, जब संपत्तियों को बेच दिया जाएगा तो क्या एंट्री की जाती है? कैश और बैंक, आप कैश भी यूज कर सकते हैं, बैंक भी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। और नरेशन तो आपको मालूम ही है, जो वर्क हो रहा है वो लिखते जाना है। एसेट रियलाइज फॉर कैश। नंबर 4, साझेदारों द्वारा संपत्तियां लेने पर, यदि मान लो कोई साझेदार आपकी संपत्ति ले लेता है तो वो कैश तो रिसीव्ड होगा नहीं, तो फिर उसके नेम से एंट्री होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। नंबर 5, दायित्वों का भुगतान करने पर, दायित्वों का भुगतान करने पर जो लायबिलिटीज हैं उसका जब हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हम जो एंट्री करेंगे वो क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यदि मान लीजिए कोई साझेदार दायित्वों का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है, यदि कोई साझेदार बोलता है कि मैं दायित्वों का भुगतान करूंगा, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, विघटन व्ययों का भुगतान करने पर, कि हम जो इतना बड़ा वसूली का काम कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ व्यय तो होते हैं, तो उन व्ययों के लिए क्या एंट्री की जाती है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है, यदि विघटन व्ययों के भुगतान का दायित्व साझेदार द्वारा ले लिया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो इस प्रकार ये एंट्रीज होंगी। इसके अलावा वसूली खाता बंद करने पर भी एंट्री की जाएगी। वसूली खाता बंद करने से मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी कैश या तो रिसीव्ड हो रही है या गोज आउट हो रही है। ठीक है, या तो आ रही है या जा रही है। तो यदि मान लीजिए वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है और डेबिट पक्ष का योग कम है, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। और यदि मान लीजिए डेबिट साइड अधिक है और क्रेडिट पोर्शन कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब हम वसूली खाते से संबंधित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ए, बी और सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं, साझेदारी व्यवसाय करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को वे अपने व्यवसाय का समापन करने को सहमत हुए। उस दिन उनका चिट्ठा निम्नानुसार है। यह आपको बैलेंस शीट दिख रही है, बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें एक साइड में दायित्व हैं, दूसरी साइड क्या है? संपत्तियां। दायित्व में आपको दिया है लेनदार 88,000 88,000 और कैपिटल दी है ए, बी, सी की। ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 10,000, सी की कैपिटल 72,000 72,000 और टोटल आ रहा है 2,70,000। ठीक है। इसी प्रकार संपत्तियों में मशीनरी 1 लाख रुपये, स्टॉक 60,000 रुपये, देनदार आपके हैं 78,000 रुपये और बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक है 32,000। तो बैलेंस शीट का ये संपत्तियों का भी टोटल आ गया 2,70,000। ठीक है। अब सुनिए, ए मशीनरी को 80,000 में लेने को राजी हो गया। जो मशीन नाम की संपत्ति है उसको कौन लेने को राजी हो गया? ए। देनदारों से 63,000 रुपये वसूल हुए, स्टॉक 46,000 में बेच दिया गया, लेनदारों को 84,000 रुपये देकर संतुष्ट किया गया, विघटन पर 3,000 रुपये व्यय किए गए। वसूली खाता बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है वसूली खाता बनाइए, तो वसूली खाते में सर्वप्रथम हम इसको रिकॉर्ड करते हैं समस्त संपत्तियों को रोकड़ और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। कैश और बैंक को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सेलेबल एसेट्स नहीं है। जितनी भी सेलेबल एसेट्स हैं हम वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश और बैंक क्या है, जैसे आज मान लीजिए 500 का नोट है, 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू 500 रुपये ही रहेगी। बट मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती है।
तो यहाँ पर जितनी भी सेलेबल एसेट्स हैं हम नोट डाउन करेंगे बुक वैल्यू पर एज इट इज, जैसा कि मैंने जर्नल एंट्री में बताया था। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले अपन ले लेंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी कितने रुपए दिए है? देखिए मशीनरी 1 लाख। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक हमें दिया है 60,000, ये आ गया। ठीक है, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया। डेटर्स हमें दिए हैं 78,000, 78,000 रुपये। तो ये हमें सेलेबल एसेट्स दिए, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स। क्रेडिट साइड में हम नोट करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स वो लायबिलिटी जो पे करना कंपलसरी है। यदि आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, समापन हो गया है, तो आपको पे करना कंपलसरी है। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटीज छोड़कर, इंटरनल जैसे कैपिटल हो गया, करेंट अकाउंट है या पार्टनर का लोन है, वो अपन छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सब हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इन लायबिलिटीज में से हमारे क्वेश्चन में कौन सी लायबिलिटीज दी है वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिए हैं ओनली क्रेडिटर बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अपने को दिए हुए हैं 88,000। कितने दिए हैं? 88,000। ठीक है, अब हम अपने समायोजन पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? मशीनरी को 80,000 में लेने को राजी हो गया। जो है मशीन को 80,000 में लेने को राजी हो गया। ये जो मशीन नाम की संपत्ति है इसको कौन ले रहा है? ए। तो ये ए के नाम से जाएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट मशीनरी, है ना, टेकन। इसने मशीनरी ले ली कितने रुपए में? 80,000। ये आ गई। तो मशीन नाम की एसेट्स को किसने ले लिया है? ए ने। यदि कोई पार्टनर एसेट्स लेगा तो पार्टनर के नाम से आएगी, और यदि ओपन मार्केट में बिकेगी तो बाय कैश या बाय बैंक के नाम से, जैसा कि मैंने जर्नल एंट्री में बताया था। अच्छा, बाकी की जो 2 संपत्ति हैं वो ओपन मार्केट में बिक रही हैं। ठीक है, हमारा स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक को बेचने से हमें कितने रुपए वसूल हुए हैं? 46,000। और डेटर्स को बेचने से कितने मिले हैं? 63,000। ओके, तो ये बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट देखो, डेटर से कितने रिसीव्ड हुए हैं? 63,000। और स्टॉक से हमें मिले हैं 46,000। तो इस तरह ये टोटल आ रहा है 1,09,000, 1,09,000। ये जो अदर 2 एसेट्स हैं इसको मार्केट में बेचने से कितने मिले? 1,09,000। तो एक एसेट्स पार्टनर ने ले ली, 2 ओपन मार्केट में सेल हुई है। इसी तरह यहाँ जो क्रेडिटर दिए हैं 88,000, इसका पेमेंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिटर को कितने रुपए पेड किए हैं? 84,000 टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर पेड, ये क्रेडिटर पेड 84,000। क्रेडिटर को कितने रुपए पेड हुए हैं? 84,000। और इसके अलावा यदि मान लो हम जो इतना बड़ा वर्क कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो इस पर हमारे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेस आता है तो वो भी हम कहाँ पेड करेंगे? डेबिट साइड। ठीक है, किस नाम से? टू कैश अकाउंट। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000 रुपए विघटन पर व्यय हुए, तो टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 3,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एसेट्स आ गई, रिकवरी हो गई, उसकी रियलाइज वैल्यू, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया है, और ये एक्सपेंसेस कितने के पेड हुए हैं? 3,000। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो डेबिट का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का लगाएंगे। यदि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। और यदि क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हमारे डेबिट साइड का हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट टोटल क्या कर देंगे? माइनस।
तो हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है 3,25,000, ठीक है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,77,000। 3,25,000 में से 2,77,000 हम माइनस कर देंगे तो 48,000 रुपीज़ लॉस हो रहा है। वसूली खाते में कितना लॉस हुआ है? 48,000। तो ये लॉस हो रहा है, तो ये आ गया हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हुआ है? 48,000। अब ये 48,000 टोटल फर्म को लॉस हुआ है। इसको अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए अपने को देखो रेशो दिए हुए हैं 3:2:1। 3:2:1 का मतलब सभी को मालूम है, 3/6, 2/6, 1/6। तो ये ए, बी एंड सी। तो ए को कितना लॉस हुआ है? 48,000 इंटू 3/6, 48,000 इंटू 3/6। तो इस प्रकार फर्म को लॉस हुआ है 48,000, जिसमें ए को कितना लॉस हुआ है? 48,000 इंटू 3/6, 48,000 इंटू 3/6 तो आ गया 24,000। बी को लॉस हुआ है 48,000 इंटू 2/6, तो ये अपना आएगा 16,000। और सी को हुआ है 48,000 इंटू 1/6, तो ये अपना आ गया 8,000। तो इस प्रकार इनको लॉस हुए हैं 24,000, 16,000 एंड 8,000 रुपये। ए को हुआ 24,000, बी को 16,000 एंड सी को 8,000, ठीक है। और बिग टोटल ये अपना आ गया 3,25,000, 3,25,000। अजीत और विजय 3:1 के अनुपात में साझेदार थे। उन्होंने साझेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया। उनकी संपत्तियों से कुल 75,000 रुपये वसूल हुए। उनके दायित्व निम्नानुसार थे: लेनदार 45,000 रुपये, अशोक से ऋण 20,000 रुपये, पूंजी दी है अजीत की 10,000 और विजय की 15,000। विघटन की तिथि का चिट्ठा एवं वसूली खाता बनाइए। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि फर्म का चिट्ठा एवं वसूली खाता बनाइए। फर्म का चिट्ठा बनाने क्यों बोला गया है? क्योंकि इस प्रश्न में हमें संपत्तियों की कीमत नहीं दी हुई है। तो संपत्तियों की कीमत निकालने के लिए, उनकी बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें ये बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास संपत्तियों की कीमत होना ज़रूरी है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, लेनदार क्रेडिटर्स 45,000। क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं? लायबिलिटीज़। तो ये लायबिलिटीज़ में आ गया क्रेडिटर्स 45,000, ठीक है। इसके बाद हमें प्रश्न में दिया हुआ है अशोक लोन। अशोक अदर पर्सन है, अशोक लोन। अशोक लोन, अशोक लोन कितना दिया है? 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दी है अपने को, अजीत की कैपिटल दी है एंड विजय की, ठीक है। अजीत एंड विजय की कैपिटल दी है। अजीत की कैपिटल अपने को दी हुई है 10,000 एंड विजय की 15,000। 10,000, 15,000, ये हो गई 25,000, ठीक है। ये एसेट्स पोर्शन में हमें एक भी एसेट्स नहीं दी हुई है। तो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हमारी लायबिलिटी साइड का आ रहा है 90,000 और एसेट साइड में कोई भी एसेट्स नहीं दी है। तो यही एसेट्स निकालने के लिए हमने ये बैलेंस शीट बनाई है। सन्ड्रे एसेट्स, विविध संपत्तियां, सन्ड्रे एसेट्स आ गई 90,000। तो इसमें सारी हमारी जितनी भी विविध संपत्तियां होती हैं वो सारी आ गई इसमें। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, डेटर, इन्वेस्टमेंट सब आ गए 90,000। अब हम इजीली रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा कि आपको फॉर्मेट मालूम ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन क्या नोट डाउन करेंगे, एसेट्स, सन्ड्रे एसेट्स, सन्ड्रे एसेट्स कितनी आ गई हमारी 90,000। ठीक है, क्रेडिट साइड में आ जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमें क्या दिया है, क्रेडिटर्स एंड अशोक लोन। ये आ गया बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिए हैं 45,000 और अशोक लोन 20,000। ठीक है, अब ये जो संपत्तियां दी है 90,000, इनको मार्केट में बेचने से कितने रुपए वसूल हुए हैं, 75,000। देखो प्रश्न में दिया हुआ है संपत्तियों की वसूली से 75,000 रुपये वसूल हुए। तो यह आ गया अपना बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं 75,000। और ये जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हैं, क्रेडिटर और अशोक लोन, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो अब फर्म का तो हो चुका है डिसॉल्यूशन। यदि किसी लायबिलिटीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो उसको फुल वैल्यू पर पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पेड कर देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर, क्रेडिटर दिए 45,000 एंड अशोक लोन 20,000। तो टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं 65,000। टोटल पेमेंट हो गया 65,000। ठीक है, अब हम वही डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर देंगे, माइनस। देखो डेबिट का टोटल आ रहा है 90,000 और 65,000, 1,55,000, 1,55,000। और क्रेडिट का आ रहा है 75, 45, 1, 20 और 20, 1,40,000। तो 1,55,000 में से 1,40,000 माइनस कर देंगे तो आपकी फर्म को ये लॉस हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लॉस हो गया है 15,000। ये 15,000 दोनों का लॉस है, फर्म का लॉस है, अजीत एंड विजय। तो इसको अपन अजीत और विजय में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसा कि क्वेश्चन में प्रारंभ में दिए हुए हैं। तो इसको अपन अजीत एंड विजय, इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अजीत एंड विजय में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, तो फर्म को टोटल लॉस कितना हुआ है 15,000, रेशो क्या दिया है 3:1। 3:1 का मतलब 3/4, 1/4। तो अजीत का जाएगा 15,000 इंटू 3/4, 11250। विजय को 15,000 इंटू 1/4, 3750। तो ये हमारा आ गया अजीत, अजीत का आ गया 11250 और विजय को हुआ 3750। और बिग टोटल हमें मालूम ही है कितना है, 1,55,000। ठीक है बच्चों, अब मैं साझेदारी के विघटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट भी करते चलें। प्रश्न नंबर 1, साझेदारी के विघटन से क्या आशय है? साझेदारी के विघटन से क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? प्रश्न नंबर 2, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? प्रश्न नंबर 3, साझेदारी का विघटन एवं फर्म के विघटन में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। प्रश्न नंबर 4, फर्म के समापन की विधियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। प्रश्न नंबर 5, वसूली खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट? प्रश्न नंबर 6, वसूली खाता एवं पुनः मूल्यांकन खाते में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों, आज अपने साझेदारी के
फर्म के विघटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी। ठीक है, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट